एपिसोड 31। श्वांग यू की आवाज बहुत तेज थी। आसपास के जानवर उसे ईर्ष्या और ईर्ष्या से देखते थे। बाई दी को इसकी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वह असहज महसूस कर रहे थे। वह वही था जिसने सबसे पहले हुआन हुआन के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन श्वांग यू ने उसे पहले गर्भवती कर दिया था। ये सोचकर ही उसे क्रोध आ गया। हालांकि इस बिंदु पर चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह केवल इसे सहन कर सकता था। बाई दी ने अपने दिल में उमड़ती भावनाओं को दबा दिया और हुआन हुआन को अपनी तरफ खींच लिया। आप गर्भवती हैं, आपको भविष्य में बहुत सावधान रहना होगा। यदि आप कुछ करना या खाना चाहते हैं, तो आप मुझे और श्वांग यून को बता सकते हैं। हम निश्चित रूप से इसे आपके लिए प्राप्त करेंगे। श्वांग यून ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, अब से आप हमारे बॉस होंगे। चाहे आप कुछ भी कहें, हम आपकी बात सुनेंगे। सच कहें तो हुआन हुआन अभी अपनी गर्भावस्था को लेकर असमंजस की स्थिति में थी। शुरुआती सदमे के अलावा उसका बाकी दिमाग खाली था। क्या वह ऐसे ही गर्भवती थी? उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मेंगली ने हुआन हुआन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और बाजार तक उनका पीछा किया। हालांकि उनके सामने 3 लोगों के परिवार ने सामूहिक रूप से उनकी उपेक्षा की। उन्होंने अप्रसन्नता से कहा, क्या आपने नहीं कहा कि सब्जियां और फल हैं? उन्हें मुझे दिखाओ। बाई डी ने लापरवाही से मेंगली को सरसों का एक गुच्छा सौंप दिया। इसे अजमाएं। मेंगली ने इस तरह की सब्जी पहले भी देखी थी, लेकिन यह उसके हाथ में मौजूद सब्जी से बहुत छोटी थी। इसके अलावा उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की सब्जी भी खाई जा सकती है। कोशिश करने के इरादे से मेंगली ने लापरवाही से एक सब्जी का पत्ता फाड़ दिया और उसे अपने मुंह में भर लिया। मीठे और ताजा स्वाद ने तुरंत उसकी आंखें चौड़ी कर दी। स्वादिष्ट। उसने तुरंत बाकी बची पत्तियों को अपने मुंह में भर लिया और एक ही बार में खत्म कर दिया। फिर उसने उसके मुंह के कोने को चाटा। ये सब्जी खराब नहीं है। बाई दी ने उसे चखने के लिए पत्ता गोभी का अंकुर लिया। हालांकि पत्ता गोभी के अंकुर खेत की सरसों जितने मीठे नहीं थे, फिर भी वे नम और रसीले थे। इनका स्वाद भी बहुत अच्छा था। मेंगली ने खाना खत्म करने के बाद तुरंत स्टॉल पर सब्जियों और फलों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मुझे ये सभी सब्जियां और फल चाहिए। आपकी कीमत का नाम। एक उच्च पदस्थ जादूगरनी डॉक्टर के रूप में मेंगली के पास निश्चित रूप से पैसे की कमी नहीं थी। बाई दी ने कहा, हम केवल जड़ी बूटियां और क्रिस्टल स्वीकार करते हैं। मेंगली हैरान लग रही थी। आपको जड़ी बूटियां किस लिए चाहिए? मुझे याद है कि रॉकवुल्फ जनजाति का जादूगर पहले ही मर चुका है। भले ही आपके पास जड़ी बूटियां हो, आप नहीं जानते कि उनका उपयोग कैसे करें, है ना? श्वांग यू ने अधीरता से कहा, हम उनका उपयोग कैसे करते हैं ये हमारा काम है। आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने और बाई डी ने एक निजी व्यवस्था की थी कि वे यह न बताएं कि हुआन हुआन को चिकित्सा की समझ है और वह पढ़ सकती है। ऐसा न हो कि अन्य लोग उसे अनावश्यक परेशानी का कारण बने। मेंगली ने श्वांग यून की ओर अपनी आंखें घुमाई, फिर एक छिपा हुआ बैग निकाला और नाखूनों के आकार के 2 रंगीन क्रिस्टल निकाले। ये 2 क्रिस्टल आपके स्टॉल से सभी सब्जियां और फल खरीदने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, है ना? बेशक, वे पर्याप्त हैं। वे मुस्कुरा उठे। मैंने सोचा था कि आप बदले में मुझे जड़ी बूटियां देंगे। आखिरकार तुम एक जादू टोना करने वाले डॉक्टर हो। आपके पास ये प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। चाहे मेरे पास कितनी भी जड़ी बूटियां हों, फिर भी मुझे उन्हें बचाना है। इसके अलावा हमारी जंगली घोड़ा जनजाति में बहुत सारे जानवर हैं। निस्संदेह आपातकालीन स्थिति में मुझे अधिक बचत करनी होगी। मेंगली का वाकया अभी आधा ही पूरा हुआ था। पिछली बार जब उन्होंने ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से लड़ाई की थी, तो कई जंगली घोड़े मारे गए थे। उनमें से कई अभी भी अपनी चोटों से उबर नहीं पाए थे, और उन औषधीय जड़ी बूटियों का सेवन विशेष रूप से जल्दी से किया गया था। मेंगली की इच्छा थी कि वह और अधिक जड़ी बूटियां एकत्र कर सके। वह उन्हें दूसरों को देना कैसे सहन कर सकता था। बाई डी ने रंगीन क्रिस्टल ले लिए और सभी सब्जियों और फलों को श्वांग यू के साथ पैक कर दिया। लिन हुआन हुआन ने बीच में आकर पूछा, चुड़ैल डॉक्टर मेंगली, वह कौन सा पत्ता है जिसे मैंने अभी सूंघा? यदि कोई और यह प्रश्न पूछता, तो मेंगली निश्चित रूप से उन्हें अनदेखा कर देती। यह एक ऐसा ज्ञान था जिसे केवल जादूगरनी ही जान सकती थी। साधारण जानवर जानने के योग्य नहीं थे। हालांकि हुआन हुआन एक महिला थी। उस समय वह एक प्यारी गर्भवती थी। यहाँ तक कि मेंगली जैसा जिद्दी व्यक्ति भी थोड़ा नर्म होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वैसे भी वह एक महिला ही थी। उसे बताने में कोई हर्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि वह जादू टोना करने वाली डॉक्टर बन सकती थी। जब से इस महाद्वीप पर जानवर प्रकट हुए हैं, तब से किसी ने भी किसी महिला के जादू टोना करने वाली डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सुना है। मेंगली ने कहा, यह एक बैंगनी सुगंध वाली पत्ती है। साधारण जानवर किसी भी चीज की गंध नहीं सूंघ सकते। केवल गर्भवती मादा जानवर ही दुर्गंध को सूंघ सकती हैं। लिन हुआन हुआन ने अपना दिमाग बढ़ाया और निष्कर्ष निकाले। क्या आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि बदबू कितनी तेज है, इसके आधार पर एक महिला कितने समय से गर्भवती है? मेंगली आश्चर्यचकित थी। आप कैसे जानते हो? लिन हुआन हुआन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और शरारत से मुस्कुराई। मैंने तो बस अनुमान लगाया था। आप ठीक कह रहे हैं। ये वैसा ही है जैसा आपने कहा था। मेंगली की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। आप बहुत स्मार्ट हैं। यह अफसोस की बात है कि आप एक महिला हैं। यदि वह एक नर जानवर होती, तो वह लैंगझू की विरासत प्राप्त करने और नईडायन डॉक्टर बनने में सक्षम हो सकती थी। श्वांग यून ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। सामान पूरा लदा हुआ है। क्या आप उन्हें स्वयं वापस ले जाना चाहते हैं, या हमें उन्हें आपके लिए वापस भेज देना चाहिए? मैं इसे स्वयं वापस ले जा सकता हूँ। मेंगली एक लंबे भूरे घोड़े में बदल गई। वापस दौड़ने से पहले उसने सब्जियों और फलों के 2 बड़े बैग ले लिए। लिन हुआन हुआन ने बाई दी का हाथ पकड़ा और कहा, क्या हम बाद में बैंगनी खुशबू वाली पत्तियों की तलाश के लिए जंगल में जाएं? बैंगनी सुगंध वाली पत्तियां एक महिला की गर्भावस्था का पता लगाने में एक दिव्य उपकरण थी। जब तक उसके पास ये पत्तियां हैं, उसे यह चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि जनजाति की महिलाएं गर्भवती थी या नहीं। बाई दी हमेशा उनके अनुरोधों का पालन करती थी। इस बार कोई अपवाद नहीं था। ठीक है, श्वांग यू ने धीरे से निर्देश दिया, भविष्य में मेंगली के साथ कम बातचीत करने की कोशिश करें। क्यों? हुआन हुआन बहुत हैरान था। बाई दी को समझ आ गया कि श्वांग यून का मतलब क्या है और उसने समझाने की पहल की। मेंगली एक जादू टोना करने वाली डॉक्टर है। इस बात पर विचार करते हुए कि वह एक जादू टोना करने वाला डॉक्टर कैसे बन सकता है, वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि वह जानता है कि आपके पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं, तो वह निश्चित रूप से आपसे छीनने की कोशिश करेगा। वह आपको चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लिन हुआन हुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। जादू टोना करने वालों के बारे में बात करते हुए उसे मकिन की याद आई, जिनसे वह केवल 2 बार मिली थी।
वह आदमी भी जादू टोना करने वाला था और बहुत खास था। हालांकि ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति नष्ट हो गई थी, माकिंग बच गए थे। उसका ठिकाना किसी को नहीं पता था। वह एक बम की तरह था, ये कब फट जाएगा कोई नहीं जानता था। हुआन चिंता के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या माकिंग अभी तक नहीं मिला है? ये बोलते हुए शुआंग यू मदद नहीं कर सका, लेकिन वहां चढ़ गई। वह आदमी बहुत चालाक है। ब्लैक रिवर जनजाति से भागने के बाद से उसका ठिकाना अज्ञात है। हमने उसकी तलाश में कई जानवर भेजे हैं, लेकिन हमें कभी कोई सुराग नहीं मिला। लिन हुआ ने एक पल के लिए सोचा और अचानक उसे एक तरकीब सिखाई। हम वारंट क्यों नहीं जारी करते? जब तक कोई माकिंग को पकड़ सकता है या उसके ठिकाने के बारे में सुराग दे सकता है, हम उन्हें उदार इनाम दे सकते हैं। शुआंग यून की आंखें चमक उठी। वह एक अच्छा विचार है। एक वांछित पोस्टर को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक चित्र की आवश्यकता होती है। लिन हुआ ने इस भारी जिम्मेदारी को लेने की पहल की। उन्होंने कुछ वर्षों तक कला का अध्ययन किया था। चित्र बनाना उसके लिए आसान काम होगा। लिन हुआ ने अपनी उंगली जानवरों के खून में डुबोई और जानवरों की खाल के एक टुकड़े पर माकिंग की छवि बनाई। खून सूखने से पहले उसने तुरंत खाल का एक और साफ टुकड़ा लिया और उसे पहले चित्र के ऊपर रखकर एक समान चित्र बनाया। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। उसने 10 चित्र बनाने के लिए एक ही विधि का उपयोग किया। शुआंग यून और बाई डी बगल से देख रहे थे। वे आश्चर्यचकित और चिंतित थे। हुआ न केवल कला जानती थी, बल्कि वह पढ़ और चित्र भी बना सकती थी। वो कुछ ज्यादा जानती है। ऐसी उत्कृष्ट महिला। वे दोनों वास्तव में चिंतित थे कि वे उसके योग्य नहीं होंगे। ऐसा लगता था कि उन्हें अपनी आत्मा के स्तर को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी ताकि भविष्य में वे छोटी मादा से पीछे न रह जाएं। लिन हुआन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके आकस्मिक कदम ने उसके 2 पुरुष साथियों को प्रेरित किया था। उसने शुआंग यून को चित्र सौंपे और शर्मिंदगी से कहा, मैंने लंबे समय से चित्र नहीं बनाए हैं। मैं थोड़ा रूखा हूँ, इसलिए मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। मुझ पर मत हंसो। शुआंग यून और बाई डी ने चित्रों को देखा और महसूस किया कि वे सजीव थे। माकिन के चेहरे की विशेषताएं बहुत स्पष्ट थीं। जिस किसी ने भी ये तस्वीरें देखी, वे उन्हें देखकर निश्चित रूप से पहचान सकेंगे। शुआंग यून को खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। आप अच्छा चित्र बनाते हैं। आपसे बेहतर चित्र कोई नहीं बना सकता। लिन हुआन प्रशंसा से शर्मा गया। शुआंग यून ने ध्यान से चित्रों को हटा दिया। उसने अचानक पूछा, भविष्य में जब हमारे शावक पैदा होंगे तो क्या आप उन्हें चित्र बनाना और लिखना सिखा सकते हैं? उसके बाद वह थोड़ा चिंतित होकर चुप हो गया। भाषा का ज्ञान बहुत अनमोल था। केवल शाही परिवार और मुख्य शहरों में मंदिरों में रहने वाले लोग ही इस ज्ञान को सीख सकते थे। साधारण जानवर इसके बारे में सपने देखने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि हुआन इतना कुछ क्यों जानती है। उसके लिए ये ज्ञान सीखना बहुत कठिन रहा होगा। वह यूं ही उसे उस अनमोल ज्ञान को अन्य जानवरों को प्रदान करने के लिए कैसे कह सकता है? शुआंग यून घबराया हुआ था और अस्वीकार किए जाने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से हुआन बिना सोचे समझे सहमत हो गया। जरूर, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ बच्चों को पढ़ना सिखाने में सक्षम होना चाहिए। न केवल शुआंग यून, बल्कि बाई डी भी, जो आमतौर पर अभिव्यक्तिहीन रहती थी, आश्चर्यचकित दिखी। वह वास्तव में इतनी आसानी से सहमत हो गई मानो उसे उस अनमोल ज्ञान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्या वह बहुत मूर्ख थी या बहुत ईमानदार? संकोच करने की बारी शुआंग यून की थी। आप इस पर दोबारा विचार क्यों नहीं करते? आखिरकार ज्ञान बहुत कीमती है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ज्ञान अनमोल है, लेकिन क्या ये हमारे बच्चों से भी अधिक कीमती हो सकता है? शुआंग यून बोलने के लिए बहुत भावुक था। लिन हुआ ने उनका और बाई दी का हाथ थाम लिया और गंभीरता से कहा, मैं अपने बच्चों को वह सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। भविष्य में हमारा जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। शुआंग यून और बाई डी उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। जब वे पहली बार हुआन से मिले तो उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ एक प्यारी सी छोटी महिला थी। जितना अधिक समय उन्होंने उसके साथ बिताया, उतना ही अधिक उन्हें उसकी खूबियों का पता चला और उसके प्रति उनका आकर्षण उतना ही मजबूत होता गया। वे उसके प्यार में और भी गहरे डूब गए। हर बार जब उन्हें लगा कि वे उसके प्रति दयालु हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह पर्याप्त नहीं था। उन्हें उसके साथ बेहतर व्यवहार करना था, इतना अच्छा कि वह उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ सके। आज उनके द्वारा लगाए गए स्टॉल में सब कुछ मेन ली द्वारा खरीदा गया था, लेकिन भंडारण रिंग में अभी भी कई सब्जियां और फल थे। जब कोई नहीं देख रहा था, तो उन्होंने जगह से कुछ निकाला और बेचने के लिए स्टॉल पर रख दिया। शुआंग यून ने ये चित्र वाइल्ड हॉर्स जनजाति के नेता के पास लाए। एक वांछित आदेश कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल रॉक वुल्फ जनजाति द्वारा ही निपटाया जा सकता था। उन्हें अन्य जनजातियों की सहायता की आवश्यकता थी। एक भागीदार के रूप में, जिसने पहले रॉक वुल्फ जनजाति के साथ काम किया था, वाइल्ड हॉर्स जनजाति स्वाभाविक रूप से शुआंग यून के विचार का पहला लक्ष्य बन गई। इस यात्रा में काफी समय लगा। जब शुआंग यून लौटा, तब तक सूरज लगभग डूबने वाला था। उनके साथ वाइल्ड हॉर्स जनजाति के नेता बूके भी थे। बूके मोटे भूरे, लंबे और मजबूत थे। उसके कांसे चेहरे पर एक जंगली घोड़े के आकार का एक सितारा पैटर्न था। उसके छोटे छोटे उग्र बाल हवा में उड़ गए। वह साफ सुथरा, सीधा सादा और उदार नर जानवर जैसा दिखता था। वह एक तारांकित आत्मा वाला जानवर था। शुआंग यून ने लिन हुआन को गले लगाया और गर्व से कहा, यह मेरा साथी है। वह पहले से ही मेरे बच्चों से गर्भवती है। अगली बार जब आप मुझे देखेंगे, तो आप हमारे पीछे मजबूत और जीवंत भेड़िया शावकों का एक समूह देख पाएंगे। बूके को साथी ढूंढने के लिए अजीब आदमी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने खुद को देखने के लिए यहाँ शुआंग यून का अनुसरण करने पर जोर दिया। जब उसने शुआंग यून के पास छोटी मादा को देखा, तो वह खुद को इतना ईर्ष्यालु होने से नहीं रोक सका कि उसकी आंखें लगभग बाहर ही गिर गईं। वे दोनों पितृपुरुष और आत्मा जानवर थे। शुआंग यून का पहले से ही एक साथी और बच्चे थे, लेकिन वह अभी भी कुंवारा था। बिल्कुल नहीं, निष्पक्ष नहीं, शिष्टाचारवश। लिन हुआन ने बूके की ओर सिर हिलाया। नमस्ते। हालांकि वह उस छोटी मादा का पूरा चेहरा नहीं देख सका। उसकी आंखें चमकीली और बड़ी थी। उसकी आवाज नर्म और प्यारी थी। वह अवश्य ही एक बहुत प्यारी और सुंदर छोटी महिला होगी। बूके की ईर्ष्या बढ़ गई। यदि बाई दी और शुआंग यून वहां नहीं होते, तो बूके आगे बढ़ता और छोटी महिला को घर से छीन लेता। बाई दी ने बूके की जलती हुई निगाह को रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि लीडर बूके हमें ढूंढने क्यों आए थे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अपने से 2 स्तर ऊपर एक आत्मिक जानवर का सामना करने पर बूके के पास नाराजगी से दूर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने जादूगरनी मेंगली से सुना है कि तुम सब्जियां और फल बेच रही हो। गुणवत्ता भी अच्छी है, इसलिए मैं घर पर खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए यहाँ आया हूँ। हमेशा की तरह बाई दी ने उसे कुछ सब्जियां चखने दी।
बू के मीठी और ताजगी भरी सब्जियों और फलों से तुरंत प्रभावित हो गया। हाथ हिलाकर उसने स्टॉल से सभी सब्जियां और फल खरीदने के लिए 2 रंगीन क्रिस्टल का उपयोग किया। जब बाईदी ने रंगीन क्रिस्टल लिए तो उन्होंने पूछा, क्या आपके पास अन्य रंगों के क्रिस्टल हैं? बूके ने उत्तर देने के बजाय पूछा, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? बैंगनी या सोना उपयुक्त रहेगा। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो हरा भी चलेगा। बैंगनी और सोना दोनों मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल थे, लेकिन हरा निम्न श्रेणी का क्रिस्टल था। बूके के मुंह के कोने हिल गए। आप काफी बातूनी हैं, आप मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल मांग रहे हैं। बाईदी मुस्कुराई। मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल दुर्लभ हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना असंभव नहीं है। 20 सिटी में एक्सचेंज पर जाकर आप उनके लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं बहुत दूर यात्रा नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे परेशानी नहीं हो सकती। यदि आपके पास यहाँ मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल हैं, तो यह मुझे इधर उधर भागने और चीजों का आदान प्रदान करने की परेशानी से बचाएगा। केवल वे जानवर ही 20 सिटी में प्रवेश करने के योग्य थे जिन्होंने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया था। हालांकि यदि वे एक्सचेंज हॉल में व्यापार करना चाहते हैं, तो न केवल उन्हें 3 सितारा आत्मा जानवर और उससे ऊपर होना चाहिए, बल्कि उनके पास एक विश्वसनीय गांड भी होना चाहिए। बाईडी के शब्दों ने बूके को तुरंत स्पष्ट कर दिया कि यह नर जानवर न केवल मजबूत था बल्कि शक्तिशाली भी था। बूके ने दांत पीस लिए। मेरे पास कोई मध्य श्रेणी का क्रिस्टल नहीं है, बस कुछ हरे वाले। आप चाहें तो इनका व्यापार कर सकते हैं, यदि नहीं तो ठीक है। क्रिस्टल प्राप्त करना आसान नहीं था। वह निम्न श्रेणी के क्रिस्टल को बाहर भी नहीं निकालना चाहता था, लेकिन बाईडी की ताकत ने उसे भयभीत कर दिया। श्वांग युंग के साथ मिलकर जो उस पर लालच से नजर रख रहा था, वह केवल हार स्वीकार कर सका। बेशक बाईडी को विश्वास नहीं था कि उसके पास मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल नहीं है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वे रंगीन क्रिस्टल थे, ये ठीक था। अंत में बाईडी ने हरे क्रिस्टल के लिए 30 रंगीन क्रिस्टल का आदान प्रदान किया। हालांकि वे दोनों निम्न श्रेणी के क्रिस्टल थे, हरे क्रिस्टल निम्न श्रेणी के क्रिस्टलों में सर्वश्रेष्ठ थे। बू के अनिच्छा से बाईडी और श्वांग युंग की खातिर 30 रंगीन क्रिस्टल की कीमत पर सहमत हुए। सामान्य परिस्थितियों में वह कम से कम 50 रंगीन क्रिस्टल के बिना इसके बदले में सहमत नहीं होगा। क्रिस्टल पाकर लिन हुआन बहुत खुश हुई। वह बूके को देखकर मुस्कुराई और बोली, हमारे पास अभी भी बहुत सारी सब्जियां और फल हैं। यदि आपको भविष्य में उनकी आवश्यकता हो तो आप हमें ढूंढने के लिए रॉक माउंटेन पर आ सकते हैं। हम आपको छूट दे सकते हैं। बूके का आधा दिल उसकी बड़ी घुमावदार आंखों को देखकर पिघल गया। वह शर्मा गया और जोर से सिर हिलाया। ठीक है, मैं भविष्य में अवश्य जाऊंगा। उस मामले में अलविदा। बूके अपनी पीठ पर सब्जियों और फलों के 2 बड़े बैग के साथ एक सुंदर लाल भूरे रंग के जंगली घोड़े में बदल गया। उसका मन उस छोटी मादा की चमकती आंखों और उसकी कोमल आवाज से भर गया था। जब वह दौड़ा तो घोड़े को चक्कर आ रहा था और वह लड़खड़ा रहा था। अल्पविराम। सिस्टम 438 ने कहा, बधाई हो मेजबान, आपने 5 रंगीन क्रिस्टल संग्रह मिशन पूरा कर लिया है। तुम्हें तो विशेष इनाम मिला है। लिन हुआन के हाथ में एक कंपास दिखाई दिया, साथ ही खनिजों का चित्रण का पहला खंड भी। कंपास बहुत छोटा था, केवल एक हथेली के आकार का। अंदर के गियर बहुत अच्छे थे और कारीगरी उत्कृष्ट थी। वह भ्रमित लग रही थी। ये कंपास क्या कर सकता है? सिस्टम 438, ये खजाने की तलाश करने वाला कंपास है। यह आपको 500 मीटर के दायरे में खनिज शिराओं को खोजने में मदद कर सकता है। खनिज शिरा शब्द सुनकर लिन हुआन की आंखें चमक उठी। खनिज शिराएं, वह अनगिनत खजाना था, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गईं। धातु को गलाने की तकनीक कितनी जटिल थी, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह इसे पिघलाने के लिए आवश्यक उच्च तापमान तक नहीं पहुंच सकी। भले ही उसे दर्जनों खनिज नसें दे दी जाएं, फिर भी वह धातु को उपयोगी औजारों में नहीं बदल पाएगी। लिन हुआन ने एक लंबी आह भरी। अफसोस की बात है। सिस्टम नंबर 438 ने अचानक उसे याद दिलाया, चूंकि मेजबान ने नौसिखिया अवधि के दौरान सभी मिशन पूरे कर लिए हैं, इसलिए सिस्टम अपग्रेड होने वाला है। अपग्रेड के दौरान सिस्टम स्वचालित रूप से निष्क्रिय स्थिति में आ जाएगा। लिन हुआन खुद को पूछने से नहीं रोक सके, आप अपग्रेड कर सकते हैं? क्या आप अपग्रेड कर सकते हैं? अपग्रेड करने से क्या फायदा? सिस्टम अपग्रेड के बाद होस्ट की काया के अनुसार अलग अलग फंक्शन जारी किए जाएंगे। विशिष्ट सामग्री अपग्रेड के बाद ही पता चलेगी। ये बहुत शक्तिशाली लग रहा था। लिन हुआन इसकी प्रतीक्षा करने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, अपग्रेड के लिए शुभकामनाएं। उसने प्रोत्साहन की मुद्रा में अपनी छोटी छोटी मुठियां भींच ली। सिस्टम 438, हाँ, मैं चाहता हूं कि आपके भी जल्द ही बेटे हों। धन्यवाद। सिस्टम अपग्रेड होने लगा। लिन हुआन ने उसके पेट को छुआ। वह इंसान थी। श्वांग युन एक भेड़िया था। उनके बच्चे किस प्रजाति के होंगे? वेयरवुल्व्स। उन डरावनी फिल्मों में वेयरवुल्व्स की क्रूर उपस्थिति को याद करते हुए लिन हुआन कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह बहुत डरी हुई थी। बाईदी ने चिंतित होकर अपना हाथ दबाया। क्या गलत? क्या आपको ठंड लग रही है? मैं ठंडा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा चिंतित हूँ। बाईदी ने पूछा, तुम किस बारे में चिंतित हो? लिन हुआन एक पल के लिए झिझके। मुझे चिंता है कि बच्चे अजीब दिखेंगे। ये सुनते ही श्वांग युंग को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने जोर से तर्क दिया, मैं मजबूत हूँ और तुम सुंदर हो। हमारे बच्चे अजीब कैसे दिख सकते हैं? लिन हुआन ने उसकी नजरों के नीचे अपने कंधे सिकोड़ लिए और दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे पता है आपका क्या मतलब है, बाईदी ने धीरे से कहा। आप चिंतित हैं क्योंकि आप श्वांग युंग की जाति से अलग हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप जिन बच्चों को जन्म देंगे वे कैसे दिखेंगे, ठीक है? लिन हुआन ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, चिंता मत करो, अंतर्जातीय संभोग अक्सर जानवरों के बीच होता है। उनके द्वारा पैदा की गई संतानों को कभी कोई समस्या नहीं हुई। उनकी बातें सुनकर लिन हुआन को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद वह खुद को ये पूछने से नहीं रोक सकी, क्या मैं भेड़िए के बच्चों को जन्म दूंगी या इंसानों के बच्चों को? श्वांग युन ने दृढ़ता से कहा, भेड़िया बच्चे, बिल्कुल। लिन हुआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने बाईदी की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं? बाईदी मुस्कुराई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता पिता में से कौन सा जीन अधिक मजबूत है। बच्चे उन माता पिता की तरह थे जिनके पास मजबूत जीन थे। प्राणियों के प्रजनन में भी योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कायम रखा गया। लिन हुआन ने श्वांग युन के सिक्स पैक को देखा, फिर उसके गोरे और मुलायम पेट को। उत्तर स्पष्ट था, अल्पविराम। तीनों के परिवार ने ब्लैक रिवर ट्राइब में रात बिताई और अगली सुबह रॉक माउंटेन पर लौटने की योजना बनाई। उसी समय पंखधारी जानवरों का एक समूह चट्टानी पहाड़ की चोटी पर रुका।
वे जानवर थे जो कहीं और से पलायन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ का नजारा खराब नहीं था और इलाका भी बहुत अच्छा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहाड़ की तलहटी में कई कुरकुरी और स्वादिष्ट सब्जियां और फल थे। यह उनके रहने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। पंक जनजाति ने इस पर्वत पर बसने का फैसला किया। पहाड़ की तलहटी में सब्जियां और फल भेड़ियों द्वारा लगाए गए थे। वे हर दिन खेतों में काम करते थे। जब पंक जनजाति ने ये देखा तो उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चला कि सब्जियों के खेत भेड़ियों के हैं। पंक जनजाति को समझ नहीं आया कि भेड़िए, जो केवल मांस खाना पसंद करते थे, सब्जियां क्यों उगाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने फिर भी भेड़ या जानवरों से पूछने का फैसला किया कि क्या वे कुछ सब्जियों के बदले चीजें दे सकते हैं। चूंकि जनजाति नेता श्वांग घर पर नहीं थे, इसलिए भेड़िया जनजाति फिलहाल कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकी। उन्होंने पंक जनजाति से दोबारा आने से पहले कुछ दिन इंतजार करने को कहा। पंक जनजाति के बीच कुछ शरारती युवा थे जो खेलने के लिए पहाड़ से नीचे चले जाते थे जब वयस्क ध्यान नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने खेतों में सब्जियां और फल देखे तो उनकी लाट टपकने लगी। दुर्भाग्य से सब्जियों के खेतों में भेड़िए काम कर रहे थे, इसलिए बच्चों ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। जब अंधेरा हो गया तो वे बाहर निकल गए और चुपचाप पहाड़ से नीचे उड़ गए। सब्जियों के खेत खाली थे और वहां कोई नहीं था। पंक जनजाति के युवा उत्साहित थे। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और खेतों की ओर उड़ गए। उन्होंने आज रात भर पेट खाने की योजना बनाई। उन्हें यह नहीं पता था कि सब्जी के खेतों के पास एक बड़े पेड़ पर काले चांदी की अंगूठी वाला एक विशाल अजगर लटका हुआ था। अजगर बहुत सतर्क था। इसके अलावा युवा पंख वाले अपने शरीर को छिपाना नहीं जानते थे। जैसे ही वे सब्जी के खेत के पास पहुंचे, अजगर तुरंत जाग गया। बच्चों को सब्जी का एक टुकड़ा मिला और वे उसे खाने के लिए उस पर झपट पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने सब्जी के खेत में सब्जियां बहुत बड़ी और विशेष रूप से रसदार थीं। जैसे ही वे तुरंत सब्जी के खेत के अन्य हिस्सों की ओर उड़े, उनकी आंखें चमक उठीं। हालांकि इससे पहले कि उनमें से कुछ सब्जियों को छू पाते, उन्हें अजगर ने निगल लिया। बाकी लोग चीजों के इस अचानक मोड़ से इतने भयभीत हो गए कि उनके पंख खड़े हो गए। मदद करना, यहाँ एक बड़ा सांप था। युवा पंख वाले जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और भाग गए। अजगर ने अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जिस दिशा में वे भागे थे। उसकी काली आंखें ठंडी चमक रही थी। ये सब्जियों के खेत थे जिन्हें बड़ी मेहनत से लगाया गया था। उन्हें कोई छू नहीं सका।